If I can't picture it, I can't understand it. अल्बर्ट आइंस्टाइन। वेलकम स्टूडेंट्स। न्यूटन्स लॉ में पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टैटिक्स ऑफ पार्टिकल्स या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे थे और उनमें हमने उन सिचुएशंस को इनकॉर्पोरेट किया था जिनमें फोर्सेस का ट्रांसमिशन स्ट्रिंग्स के थ्रू हो रहा था और पुलीज इन्वॉल्व थी। आज हम कुछ और टाइप के फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, जैसे फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स। और हमने अभी तक रोप जो रस्सी थी उनको मासलेस आइडियल लिया था। अगर उनमें मास होगा तो क्या होगा? अब आप सोच सकते हैं रस्सी का मास भी आ गया और स्प्रिंग टाइप चीज भी आ गई, तो हम ऐसी रस्सियों को भी डील कर पाएंगे जिनमें मास भी हो और वो इनएक्सटेंसिबल भी ना हो। लेकिन आज हमारा मेन कंसंट्रेशन रखेंगे उन सिचुएशन को जिनमें नॉर्मल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। और स्प्रिंग फोर्स के बारे में आज हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। कारण है कि स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह सोचना होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप स्प्रिंग के बारे में आज सीखें, उन चीज़ों को ढंग से रिवाइज करें, समझें, और जब आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएं तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में उनको हम यूज़ करना शुरू करें। तो आज हम जो प्राइमरी क्वेश्चंस रहेंगे हमारे नॉर्मल रिएक्शन पर बेस्ड रहेंगे। एक बात और, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था अगर कोई ऑब्जेक्ट 3 साइमल्टेनियस फोर्सेस के एक्शन में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो तो कार्टेशियन कंपोनेंट यूज करके, मतलब एनालिटिकल मेथड न यूज करके, अगर हम ग्राफिकल मेथड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन यूज करें तो सॉल्यूशन कई बार बहुत सिंपल हो जाता है। तो उस चीज को भी कोशिश करेंगे। एक बात हमने लास्ट क्लास में और सीखी थी कि अगर किसी सेटअप में एक से ज्यादा बॉडीज हों और उनके बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन ना हो तो उस पूरे सेटअप को हम एक रिजिड बॉडी मान सकते हैं, जिसको हमने कंपोजिट बॉडी नाम दिया था। उसको भी जहां भी यूज कर सकेंगे उसको यूज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आइडियाज हमें सॉल्यूशन में क्विक बनाएंगे और जितना क्विक सॉल्यूशन हम करते हैं उतना हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। एग्जाम्पल 1, a block of mass capital M is suspended with the help of a uniform rope of mass small m and length small l from the ceiling, as shown in the figure. Find expression for the tensile force in the rope at a distance x above the lower end. Now say this way. अब ये स्ट्रिंग है, इस रस्सी का भी अपना मास है स्मॉल m, लेंथ है स्मॉल l, और यूनिफॉर्म का मतलब इसकी लीनियर मास डेंसिटी हर जगह सेम है। इसी ये ब्लॉक लटकाया गया है। व्हाट इज आस्क्ड, लोअर एंड से x डिस्टेंस पर टेंशन क्या होगी। ना हाउ वी प्रोसीड, अगर ये रस्सी मासलेस होती तो इसके हर पॉइंट टेंशन सेम होती, ये हम जानते हैं। लेकिन क्या मास रस्सी होने की वजह से हर पॉइंट टेंशन सेम होगी? सर्टेनली कह देंगे नहीं, क्योंकि हम यहां पर जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स में आप देखिए रस्सी का वेट भी उठा सपोर्ट है और ब्लॉक का भी। तो इसका मतलब हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसमें रस्सी के मास से ज्यादा है। और यहां पर अगर हम मान लो यहां से रस्सी न होती, यहीं से ब्लॉक को उठाने की कोशिश करते तो केवल ब्लॉक का वेट सपोर्ट करते। तो ये तो बात क्लियर है कि इस पॉइंट पे अगर टेंशन की बात करें तो वो केवल ब्लॉक का वेट होगा, और इस पॉइंट पर टेंशन ब्लॉक और रोप दोनों का कंबाइंड वेट होगा। तो मतलब टेंशन वेरी तो की है, बट हाउ दे वेरी, लेट अस एक्सप्लोर इट। टेंसाइल फोर्स एट लोएस्ट एंड ऑफ द रोप, और लोएस्ट एंड पर टेंसाइल फोर्स फाइंड करना है, तो फॉर दैट वी हैव टू डिस्कस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक, टी ऑफ द ब्लॉक, दैट इज हियर। अगर देखें ब्लॉक का mg और लोएस्ट एंड की टेंशन को टी नॉट से डिनोट कर दें तो ये ब्लॉक रस्सी को टी नॉट से खींच रहा होगा और रस्सी इसको टी नॉट से ऊपर खींच रही होगी, और ये दोनों फोर्स बैलेंस होंगे बिकॉज द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। सो वैसे तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं टी नॉट इज इक्वल टू mg, बट इफ यू राइट इक्वेशन व्हाट इट विल बी xy समेशन fy इज इक्वल टू 0, सो टी नॉट इज इक्वल टू mg, इक्वेशन 1। एंड अब देखिए इस बात को हमने लास्ट टाइम में कहा था कि इसको हम सीधे जल्दी से जल्दी बिना एबीडी बनाए इस सिचुएशन में टी नॉट इज इक्वल टू mg बोलना सीख जाए अगर किसी रस्सी से लटका हुआ ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो। नाउ अब रस्सी के किसी x पोजीशन पे अपने को टेंशन फाइंड करनी है, तो हम रस्सी का उतना ही पोर्शन कंसिडर करें लोएस्ट एंड से x डिस्टेंस तक का। टेंसाइल फोर्स एट ए डिस्टेंस x अबव द लोअर एंड,
टी ऑफ दिस पोर्शन ऑफ द रोप, केवल इसी पोर्शन की बात करें तभी तो वहां के फोर्स को हम समझ पाएंगे। अब देखिए एक्स लेंथ का पोर्शन ले लिया एंड ये मालूम है मास ऑफ दिस लेंथ, बहुत सिंपल बिकॉज मास यूनिफॉर्म है तो यू कैन फाइंड बाय यूनिटरी मेथड, mass per unit length m by l, so mass of length x, mass per unit length into x, m by l into x. That is an idea you have to also consider it. Now weight of the x length of the rope mg by l into x, इस मास को g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने का वेट आ जाएगा, मतलब with what force earth is pulling this portion downwards. से अब इसके एबिलिटी की बात करें, यहां पर टेंशन टी नॉट, क्योंकि ब्लॉक इसको टी नॉट से पुल कर रहा होगा और टी नॉट इज इक्वल टू कैपिटल एम जी, एंड यहां पर इससे ऊपर की रस्सी इसको एक टेंशन टी से पुल कर रही है और वही टेंशन फाइंड करना बिकॉज दैट इज टेंसाइल फोर्स एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लोअर एंड, ये टी हमको फाइंड करना है। अब ये दो फोर्स हो गए, कॉन्टैक्ट फोर्स, क्यों यहां से हमने ब्लॉक से कॉन्टैक्ट हटाया, एक फोर्स यहां आ गया, यहां रस्सी के बाकी पोर्शंस कॉन्टैक्ट हटाया तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स ये आ गया। नाउ वी आर रिमेनिंग ओनली विद द फील्ड फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द रोप दिस पोर्शन लेंथ, या हम कहते हैं इतने पोर्शन का वेट, दैट इज एम जी बाई एल इंटू एक्स, रेड वेक्टर शो कर दे बिकॉज क्लियरली दिख जाए। ये हम यहाँ पे कैसे एम जी एल बाई एक्स है वो फाइंड कर लिया। नाउ दैट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई भी कह सकते हैं, बट हियर ऑब्वियस यहाँ हमने ड्रॉ कर रखा है समीशन एफ वाई इक्वल 0, एक्स की बात करनी नहीं क्योंकि एक्स में कोई फोर्स है ही नहीं। अब वाई में देखें तो टी अपवर्ड एंड बाकी दोनों फोर्स डाउनवर्ड, सो टी इज इक्वल टू टी नॉट प्लस एम जी बाई एल इंटू एक्स। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ टी नॉट फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन about to equation 1 and 2, what we have, t is equal to mg plus mg by l into x, mg capital, so that is what, and you can see the tension from the lower end varies linearly with x if rope is uniform. So अगर रोप में मास होगा तो उसकी टेंशन जैसे से ऊपर जाएंगे बढ़ती जाएगी। तो ये एक बहुत सिंपल एनालिसिस था एंड कई बार इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इन चीज़ों को 1 by 1 करके सीखते जाएं और जब इनकी जरूरत पड़े इसको यूज करें। ये मत मान लें कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टाइप के डिसीजन हमें आईआईटी में जो क्वेश्चन होंगे उनके बीच बीच में लेने पड़ेंगे। एग्जाम्पल 2, ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास स्मॉल m and length small l is suspended from two fixed nails A and B that are in the same horizontal level. The tangents to the rope make angle theta with the horizontal at the nails as shown in the figure. अब देखिए फिगर में दिया हुआ ये रोप है ए से बी, ये दो नेल्स हैं, इनके बीच में इसको लटका दिया है, तो इन पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें इन पॉइंट पर रस्सी पर तो ये एंगल थीटा बनाएगी एंड ये लोएस्ट पॉइंट के डेप्थ एच दिया हुआ, हो सकता है एच की जरूरत पड़े, हो सकता है ना पड़े। रस्सी की पूरी यहां से यहां तक की लेंथ एल है, हो सकता है एल की जरूरत पड़े या ना पड़े। मास दिया हुआ है एंड ये शेप है। अब ये जो रस्सी की शेप है दैट कर्व इज कॉल्ड कैटेनरी एंड in any way equation of catenary is not in our syllabus, so we are not going to derive equation of this catenary. And what we have to do, part A, find tensile forces in the rope at the end and at the lowest points. इसके end point पर A और B पर लोए और यहाँ पर tensile forces develop करनी है या find करनी है हमको। So let us do one by one. Tensile forces at the nails or ends, translational equilibrium of the full rope. अगर मुझे यहाँ की फोर्सेस चाहिए तो पूरी रस्सी लेनी पड़ेगी। जैसे आप देखिए पिछले एग्जांपल में हमें x पॉइंट पर टेंशन चाहिए थी तो हमने x पॉइंट तक की ही रस्सी को पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई किया, बट यहाँ पे एंड्स पे चाहिए तो हमें ये एंड इस एंड से इस एंड तक की पूरी रस्सी कंसिडर करनी होगी। नाउ लेट अस ट्राई टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस एंटायर रोप। अब देखिए ये नेल हटा दिया, अब रस्सी ये टेंजेंट शो किया, तो देखिए ये यहाँ से रस्सी अपने अलोंग इस टेंजेंट के अलोंग नेल को इधर किसी फोर्स से खींच रही होगी और नेल उसको उतने फोर्स खींच रही होगी, तो जो नेल ने जो फोर्स लगाया यहाँ बी पे वो टेंशन टी भी मान लें ये, और ऐसे ए पर टेंशन टी ए मान लें और बी पर टेंशन टी बी, और ये एंगल थीटा थीटा और ये टी बी। नाउ वैसे तो हमको लगता है टी ए एंड टी बी इक्वल होंगे, बट वी कैन नॉट सी, बट
थिंग्स, अब देखिए ये अगर यहाँ पे लाइन खींचे, इन दैट वे और दैट वे थिंग्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, और यू कैन से सिमेट्री है। तो एक इंट्यूटिव फीलिंग कहती है टी ए और टी बी इक्वल होने चाहिए, बट लेट अस सी वेदर दे आर इक्वल और नॉट। अब इसमें दोनों कॉन्टेक्ट फोर्स, क्योंकि रस्सी को अगर हम यहाँ से नेल से अलग करेंगे तो एक नेल का फोर्स टी ए और दूसरी नेल का फोर्स टी बी आएगा, और कोई कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं है। एंड थर्ड फोर्स इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द रोप, और दैट इज ट्रू वेट ऑफ द रोप, mg. Now under these three forces it is equilibrium. So जो हमारा यूजुअल एनालिटिकल अप्रोच है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई बना दिया। अब समीशन एफ एक्स इक्वल 0 एंड समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 दोनों को अप्लाई कर लें। सो ये इसके लिए अपने को एक्स वाई कंपोनेंट करने पड़ेंगे। टी ए के एक्स वाई कंपोनेंट, ये टी ए का एक्स कंपोनेंट और टी ए का वाई कंपोनेंट, ऐसे ही टी बी के एक्स वाई कंपोनेंट शो करेंगे। बट ये वैल्यू यहाँ से हम सीधे ले सकते हैं टी ए साइन थीटा, और ऐसे ये क्या होगा टी बी साइन थीटा, सो टी ए कॉस थीटा ये वाला। एंड सिमिलरली दोनों कंपोनेंट अगर टी ए टी बी के लिए, तो ये क्या होगा टी बी साइन थीटा, ये क्या होगा टी बी कॉस थीटा, टी बी कॉस थीटा बेस एंड परपेंडिकुलर टी बी साइन थीटा। सो समीशन एफ एक्स इक्वल 0। अब उसको अगर देखेंगे तो एफ एक्स में एक्स कंपोनेंट में केवल एक तो ये फोर्स है और ये फोर्स है, दो ही फोर्स है, दोनों का सम 0 होना है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे और डायरेक्शन अपोजिट दिख रही हैं। तो जो अब इक्वेशन लिखेंगे क्या आना चाहिए, टी ए कॉस थीटा माइनस टी बी कॉस थीटा इक्वल टू 0, या सिंपली हम लिख सकते हैं टी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू टी बी कॉस थीटा। समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, सो टी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू टी बी कॉस थीटा, cos theta we can cancel out, so TA is equal to TB. इट मीन्स दोनों एंड पर टेंशन सेम होगी। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा, यहाँ कंडीशन क्या है, बोथ द एंड्स आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एंड रोप इज यूनिफॉर्म। अब ये अगर इनके लेवल ऊपर नीचे कर देंगे तो आप देखिए एंगल डिस्टर्ब हो जाएंगे, एंगल अलग अलग हो जाएंगे, और जब एंगल अलग अलग हो जाएंगे तो ये इधर cos थीटा एंड ये इनको कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम दोनों टेंशन इक्वल नहीं होंगी। समीशन एफ वाई इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे टी ए साइन थीटा है, यहाँ पे टी बी साइन थीटा है, यहाँ पे एम जी, सो टी ए साइन थीटा प्लस टी बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। दिस इक्वेशन वी कैन राइट, सो टी ए साइन थीटा प्लस टी बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, एंड इस इक्वेशन से हम पहले फाइंड कर चुके हैं टी ए इज इक्वल टू टी बी। सो व्हाट वी कैन राइट फर्दर फ्रॉम द अबाउट टू इक्वेशंस, TA is equal to TB is equal to mg by 2 sin theta, because यहाँ पे इसको TA sin theta लिख सकते हैं, so 2TA sin theta is equal to mg, so TA is what mg by 2 sin theta, या ऐसे इसको TB sin theta लिख सकते हैं, तो क्या मिला 2TB sin theta is equal to mg, so what is TB mg by 2 sin theta. So that was a very simple analysis. So tension at the ends we have calculated. Now let us see tension at the midpoint या lowest point. तो लोएस्ट पॉइंट टेंशन फाइंड करने, तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया, जिस रस्सी में जिस पॉइंट टेंशन फाइंड करनी होती है, हम उस पॉइंट से रस्सी को कट कर मतलब उससे अलग मान लेते हैं, या तो उसके हम इसमें इस पॉइंट टेंशन फाइंड करनी है तो या तो इधर की रस्सी कंसिडर कर लेंगे या इधर की। अब दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों में से कोई सी भी ले लेंगे। टेंसाइल फोर्स एट द लोएस्ट पॉइंट, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द हाफ रोप। अब हाफ रोप में से कोई सा भी हाफ ले लें, बिकॉज बोथ द कंडीशंस, दोनों पार्ट बिल्कुल आइडेंटिकल सिचुएशन में है। हियर बोथ द हाफ्स आर इन आइडेंटिकल कंडीशंस ड्यू टू सिमेट्री, सो कंसीडर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ एनी ऑफ द हाफ्स। हम इसमें लेफ्ट पार्ट को कंसीडर कर लें। अब देखिए लेफ्ट पार्ट शो किया पॉइंट ए से मिड पॉइंट तक, पॉइंट ए पर टेंशन टी ए, विल शो इट दिस वे टी ए, एंड यहाँ टेंशन लोएस्ट पॉइंट टेंशन हॉरिजॉन्टल होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते तो वो हॉरिजॉन्टल आती है लोएस्ट पॉइंट पर। अब इसको टेंशन को टी शो कर दिया। नाउ वैसे तो हम टी का उधर से रिजल्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे, बट दिस प्रॉब्लम विल सॉल्व आइडेंटिकली। अब इसमें टी के कंपोनेंट करने हैं, और दोनों फोर्स टी ए और टी शो कर दिया, और इसका एक वेट आ गया एम जी। अब तीनों फोर्स शो हो गई, मतलब इस पे तीन ही फोर्स हैं,
दो कॉन्टैक्ट फोर्स और एक उसका ग्रेविटेशनल पुल वेट। कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों? यहाँ से नेल से कॉन्टैक्ट हटाया, यहाँ से रस्सी के आधे पोर्शन से कॉन्टैक्ट हटाया, तो दो कॉन्टैक्ट फोर्स आई और ये वेट। अब इसमें ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड करने के लिए टीए को एक्स एंड वाई कंपोनेंट में रिजोल्व करना होगा। एक्स वाई जूम कर लिया, ये टीए के कंपोनेंट टीए साइन थीटा एंड ये टीए कॉस थीटा। नाउ व्हाट वी कैन राइट अबाउट समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। यहां से हम लिख सकते हैं टी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, और टी इज इक्वल टू टी ए कॉस थीटा। एंड व्हाट वी कैन राइट विद द वाई कंपोनेंट, this summation fy equal to 0, that is ta sin theta is equal to mg by 2. Now from here, यहाँ से ta की वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, then we will find t is equal to mg by 2 cot theta। क्यों? यहाँ से sin theta नीचे आएगा, mg by 2 sin theta यहाँ रखेंगे, mg by 2 sin theta into न्यूमरेटर में cos theta, तो cos theta upon sin theta will be cot theta. So what to get? mg by 2 cot theta. From the above two equations, we get t is equal to mg by 2 cot theta. So in this way, it was very simple to find tension at the lowest point. ग्राफिकल मेथड। अब देखिए दोनों ही पार्ट, चाहे पहला मतलब टेंशन एट द नेल्स फाइंड करनी हो, तो भी अगर आप एबीडी देखें, देयर आर ओनली थ्री फोर्सेस, टी ए, टी बी एंड एम जी, एंड अंडर दीज थ्री फोर्सेस द एंटायर रोप वाज इन इक्विलिब्रियम। अगर मिड पॉइंट पर टेंशन फाइंड करनी है तो हमने हाफ रस्सी कस की, तो भी हमारे पास तीन ही फोर्स आए, टेंशन एट नेल टी ए, मिड पॉइंट की टेंशन टी और एम जी बाई टू वेट। तो दोनों ही सिचुएशन में रस्सी तीन फोर्सेस की एक्शन में इक्विलिब्रियम में है। सो व्हाई नॉट वी कैन यूज हियर ग्राफिकल मेथड। लेट अस सी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ फुल रोप। तो ये आपका टी ए था, ये टी बी था, एंगल थीटा और एम जी। सो व्हाट द इक्वेशन विल बी mg vector plus ta vector plus tb vector equal to 0, because this vector plus vector equal to 0. अब ग्राफिकल मेथड यूज करने के लिए ये वेक्टर इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वेक्टर इक्वेशन हमने डायग्राम कैसे बनेगा ट्राइंगल वो सजेस्ट करेगी। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द mg वेक्टर। mg वेक्टर से हम ta वेक्टर शो कर दें, एंड हाउ ta वेक्टर हॉरिजॉन्टल से ऐसे थीटा एंगल बनाता हुआ, सो वी हैव शोन ta, और जहां टी का टिप खत्म होगा वहां पे हम टीबी शो कर दें, दिस टीबी। अब ये एंगल थीटा, तो अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूं तो ये एंगल थीटा होगा, और टी का ये एंगल थीटा होगा, तो बेसिकली यही एंगल थीटा होगा। तो यहां से अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो करें तो इधर भी एंगल थीटा होगा, इधर भी एंगल थीटा होगा, दैट वे। एंड जैसे इस डायग्राम को देखेंगे आप तुरंत कह देंगे अरे ये तो इसका एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा, सो टी ए टी बी इक्वल होंगे। बहुत सारी बातें ज्योमेट्री से आप सीधे कह सकते हैं, बट वी कैन मेक ए इक्वेशन ऑल्सो। सो व्हाट वी कैन राइट अबाउट फ्रॉम हियर, देखो यहाँ से यहाँ तक एम जी बाई टू होगा, सो व्हाट वी कैन राइट टी बी इज इक्वल टी बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी बाई टू, और टी ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी बाई टू। सो व्हाट वी कैन राइट हियर टी ए इज इक्वल टू टी बी इज इक्वल टू एम जी बाई टू साइन थीटा। सो टी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एम जी बाई टू साइन थीटा। बहुत सिंपल था ये। और एम जी बाई टू कॉसिक थीटा कैसे, टी बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी बाई टू, सो टी बी इज इक्वल टू एम जी बाई टू इंटू साइन थीटा। ऐसी टी ए का लेंथ ये, टी ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी बाई टू, सो टी ए इज इक्वल टू एम जी बाई टू साइन थीटा, सो बोथ आर इक्वल। और 1 upon sin theta we can write cos theta also. So just see again here using that graphical method gives a little bit simplicity. Now come on the tension at the lowest point. So for that we discuss translational equilibrium of half rope, T of the half rope. Yeah, ABD. So from here what we can write vector mg by 2 vector plus ta vector plus t vector equal to 0. एंड ये इक्वेशन हमको डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने की बताएगी। फर्स्ट विल ड्रॉ एम जी बाई टू वेक्टर, तो एम जी बाई टू वेक्टर के टिप से टी ए वेक्टर का टेल रखेंगे, और टी ए वेक्टर के टेल पे टी वेक्टर की टेल रखेंगे, टी वेक्टर की टिप पे टी वेक्टर की टेल रखेंगे, टिप टू टेल फैशन, एम जी बाई टू टी ए एंड दिस इज टी। सो इन दिस वे यू विल गेट द क्लोज ट्राइंगल, एंड दिस एंगल इज थीटा। नाउ यू कैन राइट ऑल द आंसर्स। व्हाट इज टी?
mg/2 cot theta. Very straightforward. Without writing an equation, you can write t is equal to mg/2 cot theta. यहां से TA भी निकाल सकते हैं. What is TA sin theta is equal to mg. So TA is equal to mg/2 sin theta. So you can see the little bit simplicity involved. देखो simplicity तो इस मेथड में आई, लेकिन जहां सिंपलिसिटी बहुत कम आती है वो हमको महसूस नहीं होती. कई सिचुएशन में ऐसा होगा कि कंपोनेंट मेथड आपको बहुत लंबा हो जाएगा. तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यू लीव दैट एनालिटिकल अप्रोच एंड ऑलवेज यूज दिस अप्रोच. यू मस्ट नो both the approach. You must be comfortable equally in both the approach. Now, depending on experience, आप बहुत सी क्वेश्चन कर लेंगे. तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको वो एक्सपीरियंस बताएगा आप कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, कि आने वाली प्रॉब्लम जो आपके सामने है उसको एनालिटिकली चलेंगे तो सोल्यूशन कितना लेंदी होगा और ग्राफिकली चलेंगे कितना लेंदी होगा. ये आपका माइंड क्विकली रीड कर लेगा ऑटोमेटिकली. एंड आप अगर दोनों मेथड जानते हैं तो जो छोटा मेथड होगा उसको बिना कुछ ज़्यादा सोचे आपका दिमाग अपने आप उधर चला जाएगा. सो व्हाट द नोटिस जो बात की थी उसको रिवाइज कर लें. टू एनालाइज सिचुएशंस वेयर सम ऑफ 3 वेक्टर्स इज ए नल वेक्टर, ग्राफिकल मेथड शुड बी प्रेफर्ड. अब मैं यहाँ पे केवल इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा हूँ. कोई भी सिचुएशन हो जहां पे 3 वेक्टर का सम एक नल वेक्टर हो रहा हो, तो वहां पे एनालिटिकल अप्रोच पर जाने की बजाय कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एंड यूज इट्स ज्योमेट्री. बी पार्ट. व्हाट डू यू कंक्लूड फॉर द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ द टेंसाइल फोर्स एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द रोप. अब रस्सी में अलग अलग जगह पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में हम क्या कह सकते हैं. तो see here, translation equilibrium of portion PQ of the rope. कोई पोर्शन PQ ले लिया जनरल इन दिस वे PQ. अब डायग्राम को थोड़ा सा स्टीप बता दिया है. सो P पर टेंशन TP बोल लें और Q पर टेंशन TQ, और दोनों टेंशन क्या होगा इन पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग होगी TP TQ, और इतने पोर्शन का वेट MPQ इंटू G. PQ मीन्स PQ पोर्शन का मास, ये वेट. Now just see, under these 3 forces, this rope is in equilibrium. So what we can do? Analytical approach की बात करें, ये कंपोनेंट इधर, क्योंकि हमें x एंड y कंपोनेंट की बात करनी है, तो यहाँ हम ग्राफिकल मेथड पर ना जाए, एनालिटिकल अप्रोच पर बात करके कंपोनेंट की ही बात के बारे में हमें कंक्लूड करना है. एंड TPx एंड TPy, सिमिलरली Q के कंपोनेंट TQx एंड TQy. Now if you see the rope entirely, तो x डायरेक्शन में इस पूरी रोप पे 2 ही फोर्स हैं, एक तो TPx और TQx, और x डायरेक्शन में इन दोनों का सम 0 होना चाहिए. तो ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होने चाहिए, और डायरेक्शन में अपोजिट दिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे. सो व्हाट वी कैन राइट हियर, दिस समेशन fx इज इक्वल टू 0, सो TPx इज इक्वल टू TQx. अब आप देखिए, रोप का कहीं का भी पोर्शन कैसा भी ले लीजिए, ये हमेशा होल्ड करेगा. इट मीन्स अगर कोई यूनिफॉर्म रोप अब किन्हीं 2 एंड से लटकी हुई है, 2 एंड से लटका रखा है, तो उनकी किसी भी 2 पॉइंट पर टेंशंस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनचेंज रहेगा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स इन ए रोप सस्पेंडेड फ्रॉम its ends remains uniform in the rope. पूरी रिप में उसका मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म रहता है. एंड व्हाट विल बी इन फॉर वर्टिकल कंपोनेंट. अब देखिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर ज्यादा होगा, नीचे कम होगा, एंड दैट इज द ओनली थिंग सर्टेनली वी कैन से. अब देखिए क्या होगा, रोप हम ऐसे भी ले सकते थे, यहाँ पे TQ नीचे लिया और कोई उसका TQ ऊपर चला जाता, ऐसा हो जाता, तो TQy के डायरेक्शन बदल जाती. तो वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट के लिए कोई एक जनरल रिलेशन लिखना पॉसिबल नहीं है स्केलर फॉर्म में. तो हम इतना कह सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट जैसे जैसे रस्सी ऊपर जाएंगे, नीचे वाले पॉइंट के कंपेरिजन में ऊपर वाले पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, उसका मॉड्यूलस ज्यादा होगा. बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्ट्रिंग. एंड दीज आइडियाज विल, ये छोटे छोटे आइडियाज जो हम बना रहे हैं, ये जितना आपके माइंड में रहेंगे तो कई क्वेश्चंस में हम इनको सीधे यूज कर जाएंगे और वहां बहुत बड़ी सिंपलिसिटी मिलेगी. तो यूनिफॉर्म रोप जो 2 एंड्स लटकी हो उसके बारे में हमने सीखा. नाउ लेट अस कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Example 3. A box of mass m is held in equilibrium on a fixed frictionless inclined plane. With the help of a string, find tensile force in the string and the force of normal reaction between the box and the inclined plane. अब देखिए यहां से हम उन सिचुएशन को डील करना शुरू करेंगे जिनमें नॉर्मल रिएक्शन के फोर्सेस और आ जाएंगे। एंड ये सेटअप दिया हुआ है इंक्लाइन प्लेन बॉक्स रस्सी से। अब देखिए यही सेटअप का हमने 2 क्लास पहले एफबीटी बनाया था, फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ वही फ्री डायग्राम हम इक्वेशंस बना के बस समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 वो इक्वेशन लिखनी है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉक्स। सो ये बॉक्स जैसा था वैसा बना दिया एंड दिस इज लाइन पैरेलल टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसमें इन्हीं को एक्स वाई एक्सिस अज्यूम कर लें दिस वे। नाउ वी कैन शो द फोर्सेस टी। यहां से रस्सी से अलग किया तो टेंशन टी, यहां से हमने इंक्लाइन प्लेन से अलग किया तो इंक्लाइन प्लेन इसको ऊपर की अपने नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की ओर पुश कर रहा होगा एन से, सो दैट इज एन। एंड फाइनली ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ मीन्स वेट ऑफ द बॉक्स एम जी। एम जी को डाउनवर्ड भी शो कर सकते थे, डाउनवर्ड शो किया, अब यहां से नीचे की ओर भी शो कर सकते थे, ऐसे भी। नाउ दिस एंगल विल बी थीटा। हाउ, अब देखिए ये एंगल थीटा है तो अगर यहां से मैं ऐसा एक वर्टिकल ड्रॉ करूं तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो बचा एंगल थीटा। ये थीटा तो ये वर्टिकल है कुछ एंगल थीटा। नाउ एक्स वाई हमने ऐसे लिया है, इट इज नॉट नेसेसरी कि एक्स हमेशा ओरिजिनल हो, एक्स वाई का ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है। ऐसा हमने पहले इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल एनालाइज करते हुए किया था, इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस का हमेशा एक्स का हॉरिजॉन्टल होना एंड वाई का वर्टिकल होना जरूरी नहीं है। यू कैन टेक इन एनी वे, जैसा चाहें, जरूरत हो वैसा ले लेंगे। नाउ अब इसमें जो एनालिटिकल मेथड में इक्वेशन होगी उसको यूज करने के लिए हमें कंपोनेंट जो एम जी के एक्स और वाई में कर लेंगे। देखो टी तो पूरा एक्स में है तो उसकी कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, एन पूरा वाई में है तो इसे कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। एम जी एक्स वाई के ऑब्लिक है तो एम जी कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या हुआ एम जी साइन थीटा, एंड सिमिलर दिस कंपोनेंट विल बी एम जी कॉस थीटा। समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में एक तो टी है और एम जी का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, एंड तो ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, तो हम सीधे लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एंड सिमिलरली एन ये वाई डायरेक्शन में समीशन एफ वाई अगर लेंगे तो एफ वाई इक्वल टू 0। नाउ देयर आर ओनली टू फोर्सेस, दिस एम जी कॉस थीटा एंड दिस, दे आर अपोजिट है तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तभी एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। सो यू कैन राइट डायरेक्टली एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अब देखिए ये इस टाइप का एक इक्वेशन है, आपको इंक्लाइन प्लेन और नॉर्मल में ऑलमोस्ट बहुत सारी प्रॉब्लम्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब अब हर बार हम इसको इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये अगर ये वैल्यूज हम सीधे लिख सकते हैं इक्वेशन, सो इट विल बेटर, यू कैन बी क्विक। सो वॉट एवर वी आर लर्निंग इन दीज एग्जाम्पल्स, कई बार इन चीजों को सीधे यूज करना अगर हम शुरू कर देंगे तभी हमारी स्पीड बढ़ेगी। एग्जाम्पल 4, block A of mass small m placed on a frictionless inclined plane is connected by a string with another block B of mass capital M as shown in the figure. If the setup is in equilibrium, express capital M in terms of small m and the angle theta of the inclination. मतलब ये सेटअप है, A का मास स्मॉल m और B का मास कैपिटल M, ये एंगल थीटा है, तो हमें कैपिटल M को इस स्मॉल m और थीटा की टर्म में एक्सप्रेस करना है और कहीं फ्रिक्शन नहीं है। नाउ अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम हम डिफरेंटली अलग अलग एनालाइज करें। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक ए, ब्लॉक ए का बीडी, ये नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल और नॉर्मल। अब देखिए यहाँ से रस्सी से अलग किया तो यहाँ पे टेंशन आ जाएगी, और यहाँ पे हमने इंक्लाइन प्लेन से अलग किया तो नॉर्मल आ जाएगी। इसी को हम एक्स वाई अज्यूम कर लें। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, टेंशन टी, नॉर्मल एन एंड वेट। नाउ वी कैन, ये एग्जैक्टली वही एफबीडी जो हमने पिछली प्रॉब्लम में लिया था, एंड ये एंगल थीटा, तब देखिए ये एंगल थीटा होगा। नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर, थीटा, सो एम जी साइन थीटा कंपोनेंट एंड एम जी कॉस थीटा। सो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, व्हाट वी कैन राइट हियर,
अब x में आप देखिए एक फोर्स ये t है और एक mg sin थीटा, सो वी कैन डायरेक्टली राइट t इज इक्वल टू mg sin थीटा. Question 1, summation Fy equal to 0, and here n and mg cos theta equal in opposite, so n is equal to mg cos theta. ये एज इट इज आप देखिए पिछली प्रॉब्लम में यहां तक काम किया था. नाउ वी कैन डिस्कस द ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक बी. तो वी कैन मेक द फ्री बॉडी डायग्राम. mg डाउनवर्ड, t अपवर्ड, so t is equal to mg, summation Fy equal to 0. So t is equal to mg. Now from these three equation what you can write? अब देखिए यहां से ये t is equal to mg sin theta and t is equal to mg, so what we can write here? Capital mg is equal to small mg sin theta and g cancel, so what we write here? Capital M is equal to small m sin theta. Now अभी तक देखिए इन क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी स्टेप्स को सॉल्व कर रहे हैं, बट जैसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको माइंड में एफबीडी बन लग जाएंगे. तो आपको क्या होगा, सीधे ये mg कंपाउंड दिखा, mg sin थीटा कंपाउंड दिखाई देगा और ये यहाँ से वेट, तो आप बोलोगे ये mg sin थीटा इस वेट से बैलेंस हो रहा है. तो कैपिटल mg इज इक्वल टू mg sin थीटा. इस टाइप की बातें हम धीरे धीरे जल्दी क्विकली करने लग जाएंगे, लेकिन उनको करने के लिए इन बेसिक क्वेश्चंस को कई बार करना जरूरी होता है. सो दिस वर द टू वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग नॉर्मल रिएक्शन. Now let us come on the next question. Example 5. Rod A can slide vertically up and down in a fixed guide P and a wedge B horizontally on the floor. All the surfaces in contact are frictionless. Masses of rod and the wedges are MA and MB. The setup is held at rest by applying an appropriate push as shown in the figure. अभी सेटअप दिया हुआ है. इस सेटअप को देख के आप रियलाइज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इसी को हमने कांस्टेंट मोशन में इनकी वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन के रिलेशन कर लिया था. अब देखिए ये हाथ से यहाँ पुश कर रहे हैं बाय अप्लाइंग एप्रोप्रिएट पुश, मतलब इस पे हम इतना ही फोर्स लगा रहे हैं कि ये वेज रुका रहे. अगर वेज रुका रहेगा तो रॉड भी नीचे नहीं आएगी. मतलब सेटअप क्या होगा, एक स्टैंड स्टिल कंडीशन में इस आदमी ने अपने हाथ से रोक रखा है या पूरा सेटअप इक्विलिब्रियम में है. द सेटअप इज हेल्ड एट रेस्ट या रेस्ट पर है by applying an appropriate push as shown in the figure. What you have to find here? A. Find the push F by the hand to maintain the setup at rest. Find the net reaction force R by the fixed guide on the rod. ये जो guide है, ये बेसिकली ये दो चीज नहीं है, ये एक ऐसा फिक्स होगा, उसमें एक होल बना होगा, उसमें से ये पास हो रहा है. ये क्रॉस सेक्शन इसलिए आपको दो पीस में दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों एक ही पीस के पार्ट है. ये होल है बीच में, इससे रॉड पास होती है. तो ये गाइड पी का रॉड पे रिएक्शन फोर्स क्या होगा वो फाइंड करना है. फाइंड द म्यूचुअल नॉर्मल रिएक्शन एन बिटवीन द रॉड एंड द वेज. ये तीनों चीजें फाइंड करनी है. नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट वी टेक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड. अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग नहीं, आपको दोनों ही बॉडी वेज एंड रॉड के ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करनी होगी. हो सकता है एक से काम चल जाए, बट लेट अस सी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम रॉड जो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है. किसी भी सिस्टम में जितनी बॉडीज हों सब पे अलग अलग न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर दें. ये रॉड पर ये यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स होगा, इस सरफेस के नॉर्मल कि वेज इसको पुश कर रहा होगा और गाइड इधर से पुश कर रही है, क्योंकि यहां मुझे लग रहा है कि नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर होगा, तो इस कंपोनेंट को कैंसिल करने के लिए फोर्स कहां से आएगा, उस फिक्स गाइड का. तो गाइड हालांकि दोनों तरफ से कांटेक्ट में है, बट रिएक्शन इधर से लगेगी, इधर से नहीं लगेगी. एंड वर्टिकली डाउनवर्ड वेट, ये वेट शो कर दिया mg. नाउ इन ये तीन फोर्सेस हैं और ये रॉड इक्विलिब्रियम में है. हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ले लें तो ये n के कंपोनेंट हुए, एक तो ये n cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट और ये n sin थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ऐसा लिया था, वी कैन राइट समेशन fx इक्वल टू 0 एंड समेशन fy इक्वल टू 0. सो समेशन fx इक्वल टू 0 से मिलेगा. आप देखिए ये r और n sin थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो हम सीधे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू n sin थीटा. इक्वेशन 1. सिमिलरली समेशन fy इक्वल टू 0 से आपको दिखाई देगा
एम ए जी को बैलेंस कर रहा है एन कॉस थीटा, सो वी कैन राइट हियर एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए जी. Equation number 2, that is translational equilibrium of the rod. Now let us come on the translational equilibrium of the wedge. Wedge का ABD बनाएं. T of the wedge. ये wedge, तो wedge को हमने जब सिस्टम से अलग किया तो इसके कॉन्टेक्ट कहाँ से ब्रेक किए, यहाँ से, रॉड से. तो रॉड को ये नॉर्मल यूं लग रहा था, तो रॉड इस पर वही नॉर्मल उल्टा, जस्ट इसके अपोजिट यूं लग रही होगी. एक तो कॉन्टेक्ट हमने यहाँ से ब्रेक किया, एक कॉन्टेक्ट उसका हाथ से हटाया तो हाथ वाला फोर्स F, और एक कॉन्टेक्ट फ्लोर से हटाया तो फ्लोर का नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की ओर. नाउ दीज आर द थ्री कॉन्टेक्ट फोर्सेस, F बाय हैंड, N डैश फ्रॉम द ग्राउंड एंड N फ्रॉम द रॉड. नाउ देयर इज फोर्थ फोर्स, द ट्रू वेट ऑफ द वेज, मीन्स अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, या कई बार इसको वेट भी बोलते हैं, MVG. ये शो कर दें. अब ये एंगल थीटा होगा. ये एंगल जितनी जल्दी थीटा पहचान लो उतना अच्छा है. क्यों? ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो इसको एक्सटेंड करते, ये एंगल थीटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा. नाउ यू कैन पुट योर एक्स वाई कोऑर्डिनेट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये अज्यूम कर चुके हैं. तो यहाँ क्या होगा, ये कंपोनेंट एन साइन थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, एन कॉस थीटा. एन के ही कंपोनेंट करने पड़ेंगे क्योंकि ये भी एक्स के पैरेलल है, ये वाई के पैरेलल, ये वाई के पैरेलल है. अब यही एक फोर्स ऑब्लिक है जिसके कंपोनेंट करने होंगे. नाउ समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0. अगर देखेंगे तो एक्स में एक तो है एन साइन थीटा और एक है एफ, दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी, और एक्स में कोई फोर्स है ही नहीं, सो वी कैन राइट हियर एफ इज इक्वल टू एन साइन थीटा. इक्वेशन 3, एन समेशन एफ वाई इक्वल टू 0. तो एफ वाई में एक कंपोनेंट ये है एन कॉस थीटा, एक एम बी जी, ये दोनों डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, तो ये दोनों फोर्सेस का सम इससे बैलेंस हो रहा होगा. तो एन डैश इज इक्वल टू एन कॉस थीटा प्लस एम बी जी. इक्वेशन नंबर 4. अब देखिए ग्राउंड से जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो कहीं नहीं पूछा है, तो इस फोर्थ इक्वेशन को हमने लिख तो लिया, बट हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो इस तरह से हमें किन किन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी हम उनको सोच के लिख सकते हैं. तो एक क्विक करने का तरीका था, हम केवल ये 3 इक्वेशन लिखते हैं जिनकी जरूरत है. नाउ व्हाट यू कैन सी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 एंड 2 कंबाइन करें, सो व्हाट यू गेट, n को एलिमिनेट कर दें तो आपको सीधे r मिल जाएगा. सो व्हाट यू कैन टेक हियर, r इज इक्वल टू एम ए जी टेन थीटा. कैसे? अभी n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू एम ए जी अपॉन कॉस थीटा, यहाँ रख दिया एम ए जी अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो एम ए जी टेन थीटा, दिस इज r. सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, अगर 2 और 3 को कंबाइन करें तो n की वैल्यू क्या है, एम ए जी अपॉन कॉस थीटा, यहाँ रखा, तो एम ए जी अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो एफ भी क्या आया, एम ए जी टेन थीटा. तो ये गाइड से कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया एंड हाथ का पुश आ गया. अब इन दोनों के बीच की म्यूचुअल नॉर्मल डायरेक्शन एन फाइंड करनी थी, तो एन के लिए हम आर फाइंड कर चुके हैं, यही इक्वेशन वापस यूज कर लें, तो इक्वेशन 1 यूज कर लें एंड आर की वैल्यू यहाँ रख दें तो ये मिल जाएगा, ये एफ की वैल्यू यहाँ रख दें तो एन मिल जाएगा. चाहे इक्वेशन 1 यूज कर लें चाहे इक्वेशन 3 यूज कर लें, या इक्वेशन 2 से सीधे लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू व्हाट, एम ए जी अपॉन कॉस थीटा. फ्रॉम इक्वेशन 2 एम ए जी अपॉन cos theta और एम ए जी sec theta. So all these three forces we can find. अब देखिए यहां पर दो बॉडीज हैं, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो कंपोजिट रिजिड बॉडी वाला आइडिया यहां यूज कर सकते हैं. अगर उसको यूज करें तो देखिए क्या सिम्प्लिसिटी मिलती है. वी कॉल इट अल्टरनेट अप्रोच. देयर इज नो रिलेटिव मोशन, ऑल्सो नो रिलेटिव एक्सेलरेशन between the rod and the wedge. Thus we can treat them as a single rigid body. अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ दिस कंपोजिट रिजिड बॉडी, जो सिंगल रिजिड बॉडी, इसी को कंपोजिट रिजिड बॉडी नाम दे दिया. अब इसको हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट लिया. अगर सिंगल ऑब्जेक्ट लिया तो इनके बीच का जो नॉर्मल था वो इन पर अलग से नहीं लग रहा है, तो वो एक इंटरनल फोर्स हुआ, दैट विल नॉट बी काउंटेड. अब न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, फोर्सेस अप्लाइड बाय अदर बॉडीज ऑन ए बॉडी, उनका सम. तो अब इन दोनों को हमने एक मान लिया, तो ये जो एक दूसरे फोर्स लगा रही है वो अदर बॉडी नहीं हुआ, वो उनका अपना फोर्स हुआ, तो वो न्यूटन्स लॉ में नहीं आएगा. कौन कौन सा फोर्स आएगा, एक तो ग्राउंड से रिएक्शन, एक हाथ से रिएक्शन एंड एक आपका फिक्स गाइड से रिएक्शन
एंड दोनों के वेट। तो ये अब इसके हम कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएं, एक तो हाथ इस पूरे सिस्टम का या इस पूरी रिजिड बॉडी का एक कॉन्टैक्ट हमने हाथ से तोड़ा तो एफ यहाँ आ गया, फिर ये फिक्स गाइड से कॉन्टैक्ट हटाया था तो आर वहाँ आ गया, एंड ग्राउंड से एन डैश आ गया, दोनों के वेट एम ए जी और एम बी जी, ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं इस पर। अब यहाँ पर आप एक्स वाई कंपोनेंट की बात कर सकते हैं, एक्स वाई। अब देखिए इसमें किसी को कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, सारे फोर्स आइदर इन पैरेलल टू वाई और पैरेलल टू एक्स। सो समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, व्हाट यू कैन राइट, एफ एक्स इक्वल टू जीरो से अब देखिए ये और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये दो ही फोर्स हैं, दोनों का सम जीरो होगा, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। सो वी कैन राइट आर इक्वल टू एफ इक्वेशन वन। और अगर पिछले क्वेश्चन का आंसर देखें तो आर और एफ दोनों ही क्या रहते हैं, एम ए जी टेन थीटा, इक्वल भी आ रहे थे। नाउ व्हाट वी कैन राइट समीशन एफ वाई, एफ वाई में देखें तो एन डैश इज इक्वल टू एम ए जी प्लस एम बी जी। नाउ एंड ग्राउंड से नॉर्मल डायरेक्शन की बात क्वेश्चन में नहीं पूछी, तो ये सेकंड इक्वेशन वैसे तो हमने लिख लिया, अगर जरूरत पड़े कैसे लिखेंगे इसलिए बता दिया, बट इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम दोनों में से किसी भी एक बॉडी को कंसिडर कर लें, लेट अस कंसीडर ट्रांसलेशन इक्वेशन ऑफ द रॉड। सो रॉड का जो हमने पहले बनाया था वही, ये नॉर्मल डायरेक्शन, ये गाइड से फोर्स आर और ये एम जी इसका वेट। अब एक्स वाई, एक्स हॉरिजॉन्टल वाई वर्टिकल अगर ले लें तो इक्वेशन क्या आएगी, ऐसा कर सकते हैं एक्स वाई, लेकिन हम और क्विक कर सकते हैं। देखिए ये इक्वेशन आपके सामने आई, अभी देखो क्या होगा, अभी करते करते हम कंपोनेंट इतना बार यूज करेंगे कि जहां हम ट्राइंगल से वाले मेथड से सिंपलिसिटी ला सकते हैं वहां हमको ध्यान नहीं आएगा, लेकिन यहाँ देखते तुरंत ध्यान आना चाहिए, अरे यहाँ तो तीन ही फोर्स है, वी कैन मेक ट्राइंगल। लेट अस सी हाउ, एम ए जी प्लस एन प्लस आर, ये देखिए एम ए जी एन इससे थीटा एंगल में जाएगा, आर हॉरिजॉन्टल होगा, ये दोनों तीनों मिलकर ट्राइंगल बनाएंगे। And from here you can straight forward write here r is equal to mag tan theta, r is equal to mag tan theta, इक्वेशन 3 एंड ये इक्वेशन 1, इन दोनों ने सारे आंसर दे दिए। और n यहां से भी दिख रहा है, n इज इक्वल टू व्हाट, n cos थीटा इक्वल टू mg, सो n इज इक्वल टू mg sec थीटा। अब देखिए कितनी सिंप्लिसिटी से हम सारे आंसर फाइंड कर पाए। अब इसमें हमने दो आइडिया का मिक्सचर लिया, पहला एक कंपोजिट रिजिड बॉडी वाला आइडिया, अगर दो या दो से ज्यादा बॉडीज के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं हो तो उनको एक सिंगल रिजिड बॉडी मान लें, और दूसरा जहां तीन फोर्सेस से इक्विलिब्रियम हो वहां पे इट इज बेटर टू यूज ग्राफिकल मेथड। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we can write the answer, r is equal to f is equal to mag tan theta, and 3 से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 दिस n is equal to mag sec theta। तो ये आंसर लिखे हमने, आंसर तो वैसे पहले यही आ चुके हैं, ये फाइनली एक फॉर्मेलिटी की आंसर लिखने का। सो दैट इज अब देखिए कैसे हम लोगों ने छोटे छोटे आइडियाज, कंपोजिट रिजिड बॉडी, वेक्टर ट्राइंगल, इनसे कैसे अपने सॉल्यूशन को क्विक करेंगे। नाउ लेट अस कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 6। इन द सेटअप शोन, two identical wedges each of mass 10 kg are held standstill against corner of a room. Calculate the necessary horizontal force applied on B to maintain the setup standstill. All surfaces in contact are frictionless. And acceleration due to gravity G is equal to 10 meter per second square. And this is the system. अब देखिए ये दो वेजेस हैं A और B, दोनों के मासेस इक्वल हैं 10 kg 10 kg। ये एंगल क्या है 53, तो अगर यहां से हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल निकालना चाहेंगे ये एंगल 37 बचेगा। और अब देखिए वैसे इसको छोड़ देते नीचे आता और इस बी को आगे पुश करता, बी टुवर्ड्स राइट जाता, ए नीचे आता, लेकिन इस आदमी ने अपने हाथ से बी को रोक रखा है, तो इसको रोक के रखने के लिए जितना हाथ से फोर्स लगाना होगा वही फाइंड करना है। तो पहले एक बार इसको हम अपने एनालिटिकल मेथड से ट्राई कर लें। सो व्हाट वी डू, एंड कुछ नोटेशंस ले लें, एन म्यूचुअल रिएक्शन, दोनों के बीच की नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो, एन एक्स नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल, ये वॉल भी शायद यहाँ से वो पुश कर रहा हो, देखो हो सकता है पुश कर रहा हो और ना कर रहा हो, बट एक कंसिडर तो करना पड़ेगा।
एन वाई नॉर्मल डायरेक्शन बाय द फ्लोर। एन वाई क्यों बोला कि ये नॉर्मल डायरेक्शन वाई डायरेक्शन होगी और ये एक्स में। तो ये तीन नोटेशन हमने यूज किए जो फोर्सेस बीच में शायद इनकी जरूरत पड़े। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ वेज ए। तो वेज ए का बेरी, तो वेज ए को हमने सिस्टम से अलग किया, तो इसके कांटेक्ट एक तो हमने वॉल से हटाया और एक वेज बी से हटाया। तो दो जगह कांटेक्ट फोर्स आएंगी। तो वॉल से एक तो एन एक्स जो नॉर्मल डायरेक्शन हमने एज्यूम किया, और वेज बी से जो म्यूचुअल नॉर्मल डायरेक्शन एन ये ऊपर की और एन एक्स ये, और इसका वेट तीसरा फोर्स ये होगा। नाउ वी कैन ड्रॉ हियर एन एक्स एन और ये 100 न्यूटन वेट। कैसे? 10 kg मास था, m इंटू जी 10 इंटू 10 100 न्यूटन। नाउ दिस कंपोनेंट ये, अब देखिए एन वाई एन साइन 37, बिकॉज अब देखिए ये एंगल 53 है, तो यहाँ से अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा ये, तो ये एंगल 53 आएगा, ये एंगल 37 आएगा। नाउ यू कैन सी फर्दर, ये 37, ये एंगल 37 का था। मैंने 37 नहीं लिखे बिना इसको रिवर्स ऑर्डर में लिया, केवल आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग हो उसके लिए। अब आप वैसे डायग्राम देखें, ये 53, तो ये एंगल 53, ये 37, ये कितना होगा n साइन 37, ये क्या होगा n कॉस 37। और साइन 37 कॉस 37 की वैल्यूज आप जानते हैं, साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, तो वो वैल्यूज यही इनकॉर्पोरेट कर दें, तो ये क्या होगा, ये 4n/5, ये होगा 3n/5। नाउ ये एक्स वाई, अब हम समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 और समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 दोनों इक्वेशन लिख लें। समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 पहले लिख लेते हैं। एफ वाई में देखिए एक तो 100 न्यूटन है और ये 4n/5, तो ये दोनों बैलेंस करेंगे, मतलब दोनों इक्वल होंगे। सो 4n/5 इज इक्वल टू 100। सो व्हाट इज n? 125 न्यूटन। सो दैट इज फर्स्ट वैल्यू यू कैन फाइंड। अब ये पूछा नहीं, कोई बात नहीं, बट मिल रहा है। समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें x में देखें तो एक तो ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, तो यू कैन राइट हियर nx इज इक्वल टू 3n/5। सो nx इज इक्वल टू 3n/5, इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, n की अगर वैल्यू यहाँ रख देते हैं 125, तो क्या होगा ये 125/5 25, सो 3 इंटू 25 75। सो nx इज इक्वल टू 75 न्यूटन, इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी कम ऑन द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ वेज बी, टी ऑफ द वेज बी। तो बी को अगर हमने सिस्टम से अलग किया तो अगेन इसके तीन जगह से कांटेक्ट होगी। ए को अलग किया तो दो जगह से कांटेक्ट, एक तो वॉल से और एक यहां से, तो दो ही कांटेक्ट फोर्स आई थी, और एक इसका वेट 3 फोर्स आई। लेकिन बी को अगर सिस्टम से अलग करेंगे, एक कांटेक्ट यहां से अलग किया, एक कांटेक्ट फोर्स यहां, एक यहां अलग किया, एक कांटेक्ट फोर्स यहां, एक कांटेक्ट फोर्स यहां, और चौथा फोर्स का वेट। सो वी कैन ड्रॉ द एबीडी। सो एफ ये हाथ का कांटेक्ट फोर्स, एंड ये ग्राउंड का एन वाई जो हमने ये अज्यूम किया है नोटेशन, एंड यहाँ जो एन आएगा यही एन रिवर्स होके आएगा, क्योंकि ये इनकी थर्ड लॉ रिएक्शन एन। अब देखिए वर्टिकल से एंगल 37, तो ये एंगल 37 होगा, और इसका एक वेट 100 न्यूटन, क्योंकि इसका मास भी 10 kg है। अब ये 37 होगा, तो अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करूं तो ये n cos 37 और ये कंपोनेंट n sin 37, इसको ऐसे मेंटली विजुलाइज कर सकते हैं, और जितना आप मेंटली विजुलाइज करते जाएंगे उतना आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। से n sin 37, n cos 37, एंगल 37, ये 4n/5, cos 37 4/5 होता है, तो इसको 4n/5 लिख दिया। इसको हम 3n/5 लिख सकते हैं, 3n/5, दैट इज एक्स वाई कोऑर्डिनेट। सो समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स में देखें तो एक तो ये 3n/5 और ये एफ, दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, एफ क्या हुआ 3n/5, एफ इज इक्वल टू 3n/5, एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n 125, सो यू कैन फाइंड एफ सीधे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, एफ इज इक्वल टू 75 न्यूटन, ये 125 रखते 75 आएगा। नाउ दिस वे वी कैन फाउंड द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमने दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग डील किया। अब यहां पर भी आप देखें तो वो आइडिया यूज कर सकते हैं कंपोजिट बॉडी, और उसके बाद एक बॉडी अलग से। पिछली प्रॉब्लम में यही किया था, और अगर ध्यान से देखें तो ऐसा ही अप्रोच हमने लास्ट क्लास में उस प्रॉब्लम में लिया था, जिसमें एक लिफ्ट में एक आदमी था जो लिफ्ट को पुल कर रहा था। तो हमने पहले लिफ्ट और मैन को कंपोजिट बॉडी मान के हमने कुछ कैलकुलेट किया, उसके बाद मैन को अलग से डील कर लिया, एंड इन दिस वे वी फाउंड सम क्विकनेस। तो अब यही काम पिछली प्रॉब्लम में किया,
रॉड और वेज को कंपोजिट बॉडी मान के एक बार ट्रीट किया और फिर रॉड को अलग कर लिया, सो थोड़ी सिंपलिसिटी मिली। अब यहाँ पे दोनों को अलग ट्रीट किया। अब एक बार वही अप्रोच लेते हैं, ए और बी को कंपोजिट बॉडी मान लें, उसके बाद हम ए या बी किसी ए को डील कर लेंगे। वैसे ए को डील करना इजी होगा कि उस पर 3 ही फोर्स है, बी को थोड़ा सा चौथी फोर्स और आ गई, तो दोनों को कंपोजिट बॉडी मान के डील कर लें और फिर ए को अलग से डील कर लें। Alternate approach. There is no relative motion, also no relative acceleration between both the wedges. Thus, we can treat them as a single rigid body or composite body. तो ये आइडिया हम दो प्रॉब्लम में अभी पहले यूज कर चुके हैं, एक प्रॉब्लम में पिछली क्लास में यूज किया, अब चौथी प्रॉब्लम में यूज कर रहे हैं। सो दैट इज 4 टाइम रिपीटेशन इज सफिशिएंट। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ दिस कंपोजिट रिजिड बॉडी, ये दोनों को हमने सिंगल बॉडी मान लिया। अब सिंगल बॉडी अगर हमने सिस्टम से अलग किया तो आप देखिए एक कॉन्टेक्ट हमने यहां ब्रेक किया वॉल से, एक कॉन्टेक्ट यहां फ्लोर से और एक हाथ से, तो 3 कॉन्टेक्ट फोर्स, हाथ की फोर्स ये Ny और ये Nx और इन दोनों के वेट, ये इतनी फोर्सेस एफबीडी में आएंगी, F, Ny, Nx और ये 100 न्यूटन और ये 100 न्यूटन। नाउ वी कैन राइट Fx एंड Fy इक्वेशन, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिए। सो समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर देखें तो एक्स में हमारे पास 2 ही फोर्सेस हैं, एन एक्स और एफ, दोनों अपोजिट हैं और इनका सम 0 है तो इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, एफ इज इक्वल टू एन एक्स, इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी कम ऑन वाई डायरेक्शन। सो वाई डायरेक्शन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं और क्या सोचे अब इक्वेशन जरूरत पड़ेगी। देखो वाई डायरेक्शन में एन वाई, इस नॉर्मलेशन को हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है, पूछा ये फोर्स है, तो अब इस इक्वेशन को हम यहां नहीं लिखें, टाइम बचाएं। जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास एबीडी है, लिख लेंगे व्हाट इक्वेशन, एन वाई इज इक्वल टू 100 + 100 200 न्यूटन, तो जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। अब इस तरह से अननेसेसरी इक्वेशंस को अवॉइड करना सीखें। ट्रांसलेशन ऑफ वेज ए को हमने कहां से अलग किया, वॉल से, तो nx, और वेज बी से तो दोनों के बीच की नॉर्मलेशन n ऊपर की ओर इंक्लाइन और इसका वेट 100 न्यूटन। सो दिस n, ये रिएक्शन कहाँ से है, वेज बी से, और ऐसे ही दूसरा ये 37 पर रहेगा एंगल, तो इसे कंपाउंड करना इजी होगा। नेक्स्ट ये nx और ये 100 न्यूटन। अब देखिए चाहे तो इसमें कंपाउंड करें, लेकिन मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 3 ही फोर्स इक्विलिब्रियम है, इट इज बेटर टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। सो व्हाट वी हैव हियर, MAG plus N plus NX is equal to 0. So we can draw the triangle. So ये 100 न्यूटन फोर्स, यहाँ के इसके टिप पर ये टेल रख दें तो ये N चला गया और इसका एंगल 37, ये अल्टरनेट एंगल, और NX हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ से यहाँ तक NX होगा। NX हॉरिजॉन्टल मीन्स NX और इस 100 न्यूटन का एंगल 90, so you get a right angle triangle. Now you can easily write what is N and what is NX. अब देखिए हमें पूछा क्या है, पुश ऑफ द हैंड, तो F इज इक्वल टू NX, तो सीधे NX फाइंड कर लें। सो व्हाट इज NX, 110 37 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड अबव फिगर, F इज इक्वल टू NX इज इक्वल टू 110 37 एंड 10 37 इज 3/4, so 100 into 3/4 it is what, 75 न्यूटन। So you can see the simplicity introduced by combining two ideas, the composite body and vector triangle. So try to practice it. अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे जिसमें नॉर्मल रिएक्शन की बात हुई थी। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि आज स्प्रिंग फोर्स के बारे में सीखेंगे। हाँ, इनको क्वेश्चंस में यूज नहीं करेंगे, स्प्रिंग फोर्स में थोड़ा सा ज्यादा सोचना होता है, तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में आज जो जो बातें एनालाइज करेंगे, हो सकता है कुछ बातों को समझने में आपको दिक्कत हो, तो आप नेक्स्ट क्लास तक का इंतजार करें, लेकिन इन बातों को रिवाइज करने की, सोचने की कोशिश करें, बार बार करने की कोशिश करें, आपको चीजें समझ में आएंगी। स्प्रिंग नेचुरली बेसिकली वी यूज 2 काइंड्स ऑफ स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग एंड स्पाइरल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल स्प्रिंग का इस तरह से होता है। इस स्प्रिंग को दबाते हैं या खींचते हैं तो इससे क्या फोर्स प्रोड्यूस होता है, क्रिएट फोर्स। अनदर स्प्रिंग इज स्पाइरल स्प्रिंग और टॉर्सनल स्प्रिंग,
ये इस तरह का होता है। इसमें क्या देखिए, ये पॉइंट फिक्स होता है और यहाँ पे एक रॉड लगी होती है, रॉड को घुमाते हैं तो ये स्प्रिंग ट्विस्ट होती है। तो ट्विस्ट होती है तो उसे फोर्स नहीं, टॉर्क, टर्निंग फोर्स जो रॉड को रिवर्स रोटेट करेगा, अनट्विस्ट करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। तो ये स्पाइरल स्प्रिंग टॉर्क क्रिएट करने काम आती है। तो जैसे नाम से क्लियर है, इस टाइप की स्प्रिंग को हम डील करेंगे रोटेशनल मोशन में। बट ये दो टाइप की स्प्रिंग होती है, इसलिए इसका नाम हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अभी न्यूटन्स लॉ में हमारा स्प्रिंग के नाम का मतलब केवल होगा हेलिकल स्प्रिंग। तो स्प्रिंग जब भी कहा जाए, ऑलवेज कंसिडर ए हेलिकल स्प्रिंग विच क्रिएट्स फोर्स व्हेन एक्सटेंडेड और कंप्रेस्ड। स्प्रिंग फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है? नाउ एक स्प्रिंग हमने डायग्राम वापस एक सिंपल डायग्राम बना दिया। स्प्रिंग का एक एंड हमने वॉल पे फिक्स किया हुआ है और इस पे आप देखिए कहीं से कोई फोर्स नहीं है। तो अभी स्प्रिंग की जो लेंथ है बिल्कुल अपनी लेंथ पे रहेगी, ये कोई फोर्स नहीं बनाएगी। तो इसको हम बोलते हैं, इस स्टेट में जब स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, उसकी जो एक्चुअल लेंथ होती है उसको नेचुरल लेंथ बोलते हैं, वो बोलते हैं। और इस कंडीशन को बोलते हैं रिलैक्स्ड कंडीशन, रिलैक्स स्प्रिंग। तो इस कंडीशन में उसकी लेंथ होगी उसको बोलेंगे रिलैक्स लेंथ। अगर स्प्रिंग को हम लंबाई बढ़ा दें खींच के तो उसको बोलेंगे एक्सटेंडेड स्प्रिंग। दबा के लंबाई कम कर दें उसको बोलेंगे कंप्रेस स्प्रिंग। देखिए पहले हम एक्सटेंडेड स्प्रिंग के लिए एक डायग्राम लें, एलोंगेटेड और एक्सटेंडेड। तो ये हमने इसके हाथ से इसको खींच रखा है, तो खींचने के लिए यहाँ से कोई फोर्स लगाया होगा, हम मान लें उसको अप्लाइड फोर्स, एफ अप्लाइड। तो ये हाथ से लगाया, तो ये जितना हाथ स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहा होगा उतना ही स्प्रिंग इस पे लगा रही होगी। ठीक दूसरी बात, अब देखिए ये पूरी स्प्रिंग एज ए होल हमको इक्विलिब्रियम में दिखाई दे रही है। तो ये स्प्रिंग खींची तो ये स्प्रिंग दीवार को इधर खींच रही है, दीवार भी इसको इधर खींच रही है, तो यहां से एक फोर्स और होगा। अब ये दोनों फोर्स, ये भी एफ अप्लाइड, ये भी अप्लाइड, दोनों इक्वल। क्यों? एज ए होल पूरी स्प्रिंग को देखें तो ये रेस्ट पर है। इस पर बाहर से कौन कौन फोर्स लग रही है? एक तो हाथ ने लगाई है और दीवार ने लगाई है। तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे? आपस में बैलेंस कर जाएंगे। तो ये एफ अप्लाइड है, ये भी एफ अप्लाइड ही होगा। क्यों? ये भी स्प्रिंग पर अप्लाइड ही है बाहर से। अब देखिए इसको स्प्रिंग अंदर की ओर किसी फोर्स खींच रही होगी, ये उसको बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स। ऐसे यहां से दीवार पे जो अटैच कर रखा है उसको स्प्रिंग अंदर खींच लेगी अपनी तरफ, तो उसको बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स। अब ये एफ अप्लाइड और एफ अप्लाइड इक्वल थे, और यहाँ पे जितने फोर्स से हाथ स्प्रिंग को खींच रहा है उतने फोर्स से स्प्रिंग हाथ खींचेगी। ये थर्ड लॉ से दोनों इक्वल हुए। अब ये इसके इक्वल है, और ऐसे ये दोनों थर्ड लॉ से इक्वल, तो ये दोनों इक्वल है। मतलब ये चारों फोर्सेस आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गई। अब अगर स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं तो उसकी लेंथ कम होती, तो कंप्रेस स्प्रिंग इस तरह से हाथ को दबा दिया, तो दबा दिया तो हाथ से जो अप्लाइड फोर्स अंदर की ओर होगा इस तरह से। ऐसे ये स्प्रिंग दीवार को इधर दबा रही तो दीवार इसको अंदर दबा रही, तो दीवार से जो अप्लाइड फोर्स होगा स्प्रिंग पर अंदर की ओर होगा। तो स्प्रिंग का रिएक्शन फोर्स हाथ पर बाहर की ओर होगा दिस वे। ऐसे स्प्रिंग का रिएक्शन फोर्स दीवार पर बाहर की ओर होगा। एंड जो लॉजिक हमने यहां लिया, पूरी स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, और ये दोनों को इक्वल होना ही है, इन दोनों इक्वल होना है, तो ये दोनों स्प्रिंग फोर्स भी इक्वल होंगे। तो स्प्रिंग के दोनों तरफ फोर्सेस इक्वल होंगी। Now that was relaxed spring, elongated spring and compressed spring. That is very common sense idea. Now अभी ये spring force होगा कितना? The spring force obeys Hooke's law. That is, the spring force is proportional to the longitudinal deformation in the spring. And longitudinal deformation, length wise जो deformation किया, अब what is longitudinal deformation? Longitudinal deformation x is the change in length from the relaxed length. रिलैक्स पोजीशन से कितनी लेंथ चेंज हुई, जस्ट सी दिस। अब देखिए इसको रिलैक्स से यहाँ x लेती, इसमें x लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, या इसको सिंपली एक्सटेंशन बोलते हैं, और यहाँ पे x को क्या बोल देंगे? कंप्रेशन बोल देंगे। और कॉमन नाम दोनों क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन। अब स्प्रिंग में लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन ही करते हैं, तो बार बार लॉन्गिट्यूडनल वर्ड यूज नहीं करेंगे, केवल डिफॉर्मेशन बोल देंगे। नाउ अब देखिए ये जो फोर्स F है ये x के प्रोपोर्शनल होगा, पहली बात। और दूसरा ये x के अपोजिट होगा, तो जो F लिखेंगे F स्प्रिंग माइनस के एक्स, वाई माइनस के एक्स, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। माइनस का मतलब यहाँ केवल इतना है कि F x के अपोजिट है, जिधर x होगा F उसके अपोजिट। ये अब देखिए x इधर है तो F, ये स्प्रिंग फोर्स इधर है। रेड कलर से स्प्रिंग फोर्स दोनों डायग्राम में शो किया, इससे अपने को आइडेंटिफाई करना आसान हो। अब देखिए एफ अप्लाइड
एफ स्प्रिंग के बराबर है लेकिन एक्स की डायरेक्शन में ही है, तो जो स्प्रिंग पर बाहर से फोर्स अप्लाई किया गया एफ अप्लाइड क्या होगा, के एक्स के बराबर। तो ये स्प्रिंग फोर्स के लॉ हुए। अभी के जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हुआ, हियर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज द स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट और स्टिफनेस के तीन नाम है, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट और स्टिफनेस। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, ये दो नाम बहुत यूजुअली यूज होते हैं, बट कभी कभी स्टिफनेस वर्ड भी यूज हो जाता है। जो नाम बहुत रेयरली यूज होता है वो हमको मालूम होना चाहिए। सो दैट वाज समथिंग, और ये स्प्रिंग फोर्सेस के आइडिया जो आपको दिया। द माइनस साइन शोज दैट स्प्रिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डिफॉर्मेशन एक्स। तो अभी स्प्रिंग फोर्स से आपको इंट्रोड्यूस किया है। अब देखिए ये आइडिया जिसे आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो तब तक इसको रिवाइज करके काफ़ी हद तक समझ चुकेंगे, और जब हम नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज करेंगे तो आपको एक एक आइडिया क्लियर हो जाएगा और उसकी जो एप्लीकेशंस लेंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे। स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स के अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड लीनियरिटी प्रॉपर्टी, एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन स्प्रिंग फोर्स आर मेड ऑन दैट प्रॉपर्टी। लीनियरिटी इन यूनिफॉर्म स्प्रिंग। अब स्प्रिंग बेसिकली यूनिफॉर्म ही होगी। यूनिफॉर्म कहा जाए ना कहा जाए, आपको हमेशा स्प्रिंग को यूनिफॉर्म ही लेना है। अब रिलैक्स स्प्रिंग हमने ये शो कर दिया, इसमें दो पार्ट लिया, पॉइंट ओ, ये पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। ना जैसे पॉइंट पी, ये नंबर ऑफ टर्न्स ले सकते हैं, यहां पर है। अब हमने स्प्रिंग को एक्सटेंड करें और कंप्रेस करें, लेकिन ये दो पार्ट लिए, तो दोनों पार्ट के लिए हम कुछ ले रहे हैं पोर्शन ऑफ स्प्रिंग। कौन कौन से, एक तो ओपी है और एक पी क्यू ले सकते हैं, बट में ओपी एंड ओ क्यू, ओपी एंड कंप्लीट ओ क्यू। फोर्स कांस्टेंट, ओपी का फोर्स कांस्टेंट और ओ क्यू का फोर्स कांस्टेंट क्या सेम होंगे या अलग अलग होंगे? हो सकता है सेम हो, बट अभी हम अलग अलग जूम कर लें। ओपी के फोर्स कांस्टेंट को K1 बोलते हैं और OQ को हम K बोलते हैं। ऐसे ही रिलैक्स लेंथ, अब रिलैक्स लेंथ तो दोनों की अलग अलग हैं ही, तो OP की रिलैक्स लेंथ को L1 नॉट बोल दें एंड OQ की रिलैक्स लेंथ को L नॉट बोल दें। एक्सटेंडेड लेंथ, OP को एक्सटेंड करने पर जो लेंथ मिलेगी उसको L1 बोल दें, और OQ को एक्सटेंड करने पर जो लेंथ बन जाएगी उसको L बोल दें। L1 और L, ये नोटेशंस हमने यूज किए। अब स्प्रिंग को हमने एलोंगेट किया, एलोंगेटेड स्प्रिंग, ये इस तरह से। अब देखिए P पॉइंट शिफ्ट होके इधर आ जाएगा और Q पॉइंट शिफ्ट होके यहां आ गया, तो इनकी शिफ्टिंग भी कुछ होगी। ये X बोल दें, किसकी शिफ्ट, शिफ्ट इन Q, और P की शिफ्ट को X1 बोल दें क्योंकि यहां सबस्क्रिप्ट 1 यूज कर रहे हैं। अब देखिए X1 X से छोटा होगा। अब इनमें एक रिलेशन होगा, दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये F अप्लाइड जो हाथ से अप्लाई किया, तो स्प्रिंग ने इस पर फोर्स अप्लाई किया होगा F स्प्रिंग, ये ऐसे ही वॉल ने इस पर फोर्स अप्लाई किया होगा F अप्लाइड, ये दोनों इक्वल होंगे, एंड यहां से F स्प्रिंग लगा होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये फोर्स ये फोर्स ये फोर्स और ये फोर्स सारे इक्वल होंगे। ये हम अभी देख चुके हैं। नाउ पॉइंट P पर अगर हम सोचे, पॉइंट P के इस हिस्से को ये वाली स्प्रिंग इधर की ओर खींच रही होगी, ऐसे ही इस हिस्से को ये वाली स्प्रिंग इधर, ये वाला किसका फोर्स है, ये वाली स्प्रिंग P डैश Q जितना OP डैश पे लगा रही है, और ये क्या है, ये OP डैश जितना P डैश Q पे लगा रहा है, ये दोनों फोर्स। अब देखो ये और ये फोर्स इक्वल हुए, इनमें क्या रिलेशन होगा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। फ्रॉम इक्विलिब्रियम ऑफ बोथ द पार्ट्स एज वेल एज द कंप्लीट स्प्रिंग, व्हाट वी कैन से, F spring is equal to F applied is equal to F। कैसे, देखो ये दोनों फोर्स इक्वल हुए, ये और ये। अब देखिए मैं केवल इतने पार्ट के इक्विलिब्रियम की बात करूं, इतने, तो ये वाला फोर्स इससे बैलेंस होना चाहिए, तो F इज ये F अप्लाइड F के बराबर हो गया। जब F अप्लाइड F के बराबर हो गया और F अप्लाइड F स्प्रिंग के इक्वल है, तो हम सीधे लिख सकते हैं F स्प्रिंग इज इक्वल टू F अप्लाइड इज इक्वल टू F। इट मीन्स पहले हमने देखा था क्या,
स्प्रिंग के इस एंड पर और इस एंड पर फोर्स सेम थे। अब क्या देखा, स्प्रिंग के बीच में भी कोई पॉइंट ले रहे हैं तो वहां भी वही फोर्स होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, पूरी स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स यूनिफॉर्म रहता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। नाउ फर्दर थिंग, द स्प्रिंग रिमेन्स यूनिफॉर्म इन रिलैक्स्ड एज वेल एज एक्सटेंडेड स्टेट। मतलब यूनिफॉर्म मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये डायग्राम इसका एक फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट है। फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट मीन्स हर पोर्शन अपनी इनिशियल शेप के प्रोपोर्शन में चेंज हुआ होगा। मैं कहूं, सपोज मैंने क्या कहा था, ये पी मिड पॉइंट होता, तो अगर ये एक्स होता तो ये x/2 होता। ये समझ में आया? इट मीन्स ये x1 जो था, ये जो L1 नॉट था उसके प्रोपोर्शन में चेंज होगा। ऐसे x क्या होगा, L नॉट के प्रोपोर्शन में चेंज होगा। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, ये कुछ अलग बात आ रही है। अब देखो, एक कुछ ये लिखा जो अभी बात थी, एंड एक इक्वेशन और लिखा हमने ये दिस। अब इनमें से पता नहीं कौन सा रिजल्ट यूज करना पड़े, और तीनों रिजल्ट सेम है। अब इस बात को जरा समझें। पहले हम पहले रिजल्ट की ओर ध्यान दें। L/L0 इज इक्वल टू L1/L1 नॉट। मतलब क्या हुआ कि ये स्प्रिंग का एनलार्जमेंट हुआ, तो जितने टाइम्स इस पूरी स्प्रिंग की लेंथ बढ़ी होगी उतने ही टाइम ओपी की लेंथ बढ़ी होगी। तो क्या लिख सकते हैं हम, ओ क्यू दिस अपॉन दिस मीन्स L/L0, दिस अपॉन दैट इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दैट लेंथ। दिस मतलब दोनों स्प्रिंग के हर पोर्शन की लेंथ और उसकी इनिशियल पोर्शन की लेंथ का रेशियो सेम रहेगा। मतलब ये स्प्रिंग यूनिफॉर्म है तो हर पार्ट अपने ओरिजिनल पार्ट के प्रोपोर्शनल ही चेंज होगा। इसको ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसे पहला एग्जांपल लिया, अगर पी को मिड पॉइंट लेते तो क्या होता, अगर स्प्रिंग की लेंथ पूरी डबल हो रही थी तो ओपी भी डबल हो जाती। लेकिन ओपी का एक्सटेंशन और ये ओक्यू एक्सटेंशन का आधा होता। मतलब ये क्या कहा, और पूरी स्प्रिंग डबल रही हो रही तो ओपी भी डबल होगी। इसलिए कहा दोनों का रेशियो ओपी की फाइनल लेंथ अपॉन ओपी की इनिशियल लेंथ। ऐसे पूरी स्प्रिंग की फाइनल लेंथ अपॉन पूरी स्प्रिंग की इनिशियल लेंथ का रेशियो सेम होगा। L/L0 इज इक्वल टू L1/L1 नॉट। L क्या है, एक्सटेंडेड लेंथ, रिलैक्स लेंथ, होल स्प्रिंग। L1 क्या है, एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ ओपी, एंड ये क्या है, रिलैक्स लेंथ ऑफ पी। ये रेशियो सेम होगी। अब यहां से एक बात कह सकते हैं हम, क्या x/L0 इज इक्वल टू दिस। ये कैसे कह सकते हैं, वो ये जैसे कहा, अगर p मिड पॉइंट होता तो x1 का हाफ डबल होता है, x1 x का हाफ होता, और ये लेंथ भी तो हाफ ही थी पूरी की, तो ये x बाई दिस इज इक्वल टू x1 बाई दिस। इस बात को समझने की कोशिश करें। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके ये भी कर सकते हैं। क्या ये, मतलब हाउ यू कैन कंबाइन, जैसे इनके रेशियो अगर देखें तो सेम है, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड कर दें इक्वेशन, इसमें से इसको डिवाइड कर दें तो ये क्या क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल हुआ, ये L1 नॉट ये कैंसिल हुआ, या इसको रेसिप्रोकल कर लें, ये L1 नॉट बाई L और L1 नॉट बाई L1 उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दें, तो ये L0 कैंसिल x/L बचेगा, और L1 नॉट कैंसिल x1 बाई L1 बचेगा। तो ये, या कुल मिला के देखें कि स्प्रिंग के किसी भी हिस्से की लंबाई में चेंज उस हिस्से की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। मैंने कहा था स्प्रिंग में कुछ बातें समझने की बहुत टाइम की जरूरत पड़ेगी, तो इसको थोड़ा सा टाइम दें। व्हेन वी रिवाइज द नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट क्लास में इसको और सिंप्लिसिटी से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। नाउ व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर। अब देखिए ये क्या था, F इज इक्वल टू F अप्लाइड था, तो F क्या होगा, F कौन सा फोर्स है, इतने पोर्शन का, तो F क्या होगा, इतने पोर्शन का स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू x1, तो K1 और इसका x1। F क्या है, OP डैश का स्प्रिंग फोर्स, तो OP डैश का फोर्स कांस्टेंट इनटू x1, ये F हुआ। F अप्लाइड क्या है, पूरी स्प्रिंग के लिए, तो क्या होगा, ये K इंटू पूरे का KX, तो K1 x1 इज इक्वल टू KX। अब यहां से ये रिजल्ट या ये रिजल्ट यूज कर लें, और ये रिजल्ट यूज कर लेते हैं तो व्हाट यू कैन राइट हियर, x1 बाई x इज इक्वल टू
कैसे, ये हमने क्या किया, x1 बाई एक्स इक्वल टू k बाई k1, और यहां से x1 बाई एक्स क्या होगा, L1 बाई एल, तो यहां से क्या हुआ, L1 बाई एल इज इक्वल टू k बाई k1, तो इसको इधर ले आए तो k1 L1 इज इक्वल टू kl, सो व्हाट वी कैन राइट हियर यूजिंग इक्वेशन 1, व्हाट LP बाई L इज इक्वल टू दिस, कैसे किया ये, x1 बाई एक्स क्या हम ले सकते हैं, ये LP की जगह L1 है, बेसिकली दिस शुड बी L1, x1 बाई एक्स क्या होगा, L1 बाई एल, तो L1 बाई एल इज इक्वल टू k बाई k1, सो k1 L1 इज इक्वल टू kl, ये भी कर सकते हैं, या हम यहां दूसरा आइडिया क्या, यहां से x1 बाई एक्स इज इक्वल टू L1 नॉट बाई एल नॉट, तो ये भी लिख सकते हैं, तो x1 बाई एक्स को मैं लिख सकता हूं L1 बाई एल या L1 नॉट बाई एल, तो L1 बाई एल इज इक्वल टू L1 नॉट बाई एल इज इक्वल टू k बाई k1, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहां से हम क्या काम कर सकते हैं, अगर मैं इन दो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को यूज करूं तो क्या लिखता हूं, k1 L1 इज इक्वल टू kl, इन सेकेंड और लास्ट को यूज करूं तो क्या होगा, k1 नॉट इज इक्वल टू kl नॉट, so k1 L1 is equal to kl, that is important result, this into this equal to this into this, मतलब ये हुआ स्प्रिंग के किसी भी हिस्से का फोर्स कांस्टेंट और उस हिस्से की लंबाई का प्रोडक्ट पूरी स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट और पूरी स्प्रिंग की लंबाई के इक्वल होता है, एंड यही बात हम उसके रिलैक्स्ड स्टेट के बारे में कह सकते हैं, व्हाट, ये k1 एंड L1 नॉट इज इक्वल टू kl नॉट, मतलब किसी भी स्प्रिंग के किसी हिस्से का फोर्स कांस्टेंट और उस हिस्से की रिलैक्स लेंथ का प्रोडक्ट पूरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट और पूरी स्प्रिंग की रिलैक्स लेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और देखिए स्प्रिंग फोर्स के बारे में कुछ बातें डिस्कस की, एंड आई नो कि इन बातों को इतनी आसानी से समझना काफी मुश्किल है, इसलिए मैंने आपसे कहा था स्प्रिंग फोर्स के बारे में आज हम कुछ पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब इनको रिवाइज करें विल टेक अगेन, बिकॉज ये जो आर्टिकल देखो स्प्रिंग फोर्स का जो हमने पहले लिया था kx और माइनस के एक्स, स्प्रिंग फोर्स इज माइनस के एक्स, अप्लाइड फोर्स इज प्लस के एक्स, दैट इज वेरी सिंपल, आई थिंक ऑल ऑफ यू और ऑलमोस्ट सभी लोग उसको जानते होंगे, लेकिन ये आइडिया आप लोगों में से बहुत कम लोग फेमिलियर होंगे, सो विल रिपीट इट अगेन, इसको मुझे दोबारा डिस्कस करना है, बट ये आपके माइंड में थॉट चलता रहे इसलिए ये आइडिया एक बार आज डिस्कस कर दिया, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट कि ये नहीं समझ में, इससे परेशान बिल्कुल मत होना, विल टेक इट अगेन इन नेक्स्ट क्लास। होम असाइनमेंट, आज के होम असाइनमेंट की बात कर लें, सो व्हाट इज दैट, रिवाइज ऑल द आइडियाज कवर्ड टुडे इन दिस लेक्चर एंड प्रैक्टिस ऑल द एग्जाम्पल्स, ये तो obvious है, then attempt question number 1 to 19 of exercise 1 of the module of Newton's law of motion, Newton's laws of motion का मॉड्यूल आप ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं, वैसे मैं आज ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, उसके एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 19 अटेम्प्ट करने हैं आपको, द मॉड्यूल हैज बीन पोस्टेड इन द ग्रुप टुडे विद दिस लेक्चर, इस लेक्चर के साथ ही मॉड्यूल पोस्ट कर दिया जाएगा। So we'll meet in the next class. Thanks for patient listening. I am never content until I have conceived a model of what I am studying. If I succeed in making one, I understand, otherwise I do not. Sir Lord Kelvin.